दोस्तों आज से अपनी कहानी हर रोज शाम को 7 बजे आया करेगी। मेरे बहुत बहुत प्यारे प्यारे दोस्तों का मैसेज आया था कि शाम को 6 बजे वीडियो को देखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो उनका कहना है कि शाम को 7 बजे वो बिल्कुल फ्री रहते हैं और शाम को 7 बजे बड़ा अच्छा तरीका भी है देखने का। तो आपकी सुविधा के अनुसार मैं आपके लिए कहानी आज से शाम 7 बजे ही लेकर आऊँगा। और आप लोगों से बस इतना ही है कि आप लोग जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दें और इसी तरीके से अपने कहानी को प्यार देते रहें। चलिए आज के 381वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुबह होते ही सभी के सभी स्टेडियम की ओर आ गए थे। हर तरफ चहल पहल थी और जब वो लोग स्टेडियम के पास पहुंचे तो भीड़ का नज़ारा उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया। चारों तरफ जो कंटेस्टेंट सीनियर और जो दर्शक थे उनका चेहरा उम्मीद से जो भरा हुआ था। लेकिन इस बार इस भीड़ को देखकर युवराज और उसके साथियों के मन में कोई गर्व नहीं था, बल्कि एक अनजाना सा भय उमड़ रहा था। युवराज की सांसें तेज हो गई थी। राधिका की उंगलियां उसके दुपट्टे को कसकर पकड़ चुकी थी और रोशनी की निगाहें बीच मैदान पर ही थी, मानो आने वाली आफत को पहले देख रही थी। भीड़ को चीरते हुए जैसे उस स्टेडियम के मुख्य द्वार पर पहुंचे तभी एक तीखी आवाज माइक पर गूंजी। आज के पहले फाइट कंटेस्टेंट नंबर 037 और कंटेस्टेंट नंबर 014 के बीच होगी। यह मुकाबला अगले 5 मिनट में शुरू होने जा रहा है। कृपया सभी दर्शक अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थोड़ी देर के लिए सभी की नजरें उस ओर उठ गई, लेकिन इसके कुछ ही क्षण के बाद फिर वही आवाज फिर से आई और इस बार शब्द कुछ और ही थे। हर अक्षर का हर एक तीसरा और युवराज और उसकी टीम के दिल को भेदने वाला तीर लगने लगा था। आप सभी को एक विशेष सूचना दी जाती है। प्रतियोगिता की सम्मानित टीम टीम शिवाय कल पूरे दिन से स्टेडियम में अनुपस्थित रही, जिसके चलते उनके सभी निर्धारित मुकाबले रद्द करने पड़े। इस अनुशासनहीनता को देखते हुए प्रतियोगिता की हायर कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि टीम शिवाय को इस प्रतियोगिता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है। साथ ही टीम शिवाय के तीनों मेंबर्स कंटेस्टेंट नंबर 089, 221 और 193 के अगले 2 साल के लिए प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर भी बैन लगा दिया जाता है। रेफरी के शब्द अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे। स्टेडियम की भीड़ में एक सन्नाटा सा छा गया, जैसे किसी ने हवा को थाम लिया हो। लेकिन कुछ पल ही बाद यह सन्नाटा एक भीषण हाहाकार में बदल गया। क्या क्या टीम शिवाय को बाहर निकाल दिया गया? नहीं, ये तो नाइंसाफी है। जस्टिस किंग को बाहर नहीं किया जा सकता। हीलिंग पंच गर्ल को बाहर कर दिया गया 2 साल तक। ये कौन सा न्याय है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। भीड़ का शोर बढ़ने लगा। कुछ लोग खड़े होकर विरोध जताने लगे थे, कुछ ने सिर अपने नीचे झुका लिए थे। लेकिन इस कोलाहल के बीच 3 चेहरे ऐसे थे जो किसी और ही दुख की गहराई में डूब चुके थे। युवराज, राधिका और रोशनी। उनके लिए ये घोषणा किसी जिंदा जलाए जाने से कम नहीं थी। युवराज की आंखें फटी रह गई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और होठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसने जैसे ही राधिका की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। राधिका का दिल बैठ गया था। उसने तुरंत अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया ताकि कोई उसकी टूटती आत्मा को न देख सके। रोशनी एकदम स्थिर खड़ी थी। उसकी मुठ्ठियां भिंची हुई थी और जबड़ा सुन पड़ गया था। वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो क्रोध और बेबसी थी वो चीख रही थी। युवराज के दिमाग में एक ही बात गूंज रही थी, अब वो लोग रावत से कैसे मिलेंगे? उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया। युवराज ने रावत परिवार से अपने परिवार को बचाने के लिए, राधिका ने अपने परिवार की हत्या का हिसाब चुकाने के लिए, और वही रोशनी ने अपने गुरु की खोई हुई इज्जत को वापस पाने के लिए। और अब सब के सब रास्ते बंद हो गए थे। कुछ ही पलों में वो भीड़ कभी उनका उत्साह बढ़ाती तो कहीं उन्हीं के खिलाफ नजर आने लगती। स्टेडियम की दीवारें और भी गौरव का जो प्रतीक थी अब उस जेल की तरह उन्हें लगने लगी थी। राधिका ने जैसे तैसे करके खुद को संभाल लिया। वो जानती थी कि यह वक्त उठने का नहीं। उसने रोशनी का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, हमें यहां से चलना चाहिए। युवराज ने उसकी ओर देखा। उसकी नजरें भी सोनी सोनी थी, लेकिन उसमें एक जिद बाकी थी। बिना कुछ कहे तीनों स्टेडियम बाहर से जाने लगे। भीड़ के शोर में बीच में खोए हुए, पर अंदर ही अंदर ये ठानते हुए कि ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वालों में से थे। तीनों अब भीड़ से दूर आ गए थे, एक किनारे पर उदासी में डूबे हुए थे। तीनों के चेहरे उतर गए थे और आंखें झुकी हुई थी, जैसे किसी ने उनके सपनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए वे धीरे धीरे कदम बढ़ा ही रहे थे। ये सामने से पुलिस इंस्पेक्टर गुप्ता जी आते हुए दिखे।
उनके साथ दो वॉलेंटियर भी थे जो आयोजकों की ओर से मदद करने के लिए नियुक्त थे। उनमें से एक वॉलेंटियर जो अभी उम्र में छोटा था, आंखों में विशेष सतर्कता थी, उसने जैसे ही सामने से युवराज को देखा तो तेजी से उनके पास भागता हुआ आया। उनके चेहरे पर विस्मय और आदर का अद्भुत मिश्रण था। वो कुछ क्षण तक बिना कुछ कहे उन्हें देखता ही रहा। फिर उसने अपने हाथ में रखी लिस्ट को देखा और उन तीनों के बैलेट नंबर की पुष्टि की, 089, 193 और 221। फिर उसने अपना सिर झुकाया और अत्यंत सम्मान के साथ कहा, टीम शिवाय, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। कृपया मेरे साथ चलिए, आपको इस समय स्टेडियम में चलना होगा। राधिका जो टीम की कप्तान थी और हर संकट की घड़ी में सबसे पहले आगे बढ़ती थी, अब अपने स्वाभाविक नेतृत्व में भाव में ही थी और उसने थोड़ी कठोरता लेकिन शालीनता से पूछा, हमें अब स्टेडियम में क्यों जाना होगा? हमें पता लग गया है कि हमें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया है। अब वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। वॉलेंटियर ने विनम्रता से सिर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं नहीं, वो बात नहीं है। असल में आपसे इंस्पेक्टर गुप्ता जी को कुछ विशेष बात करनी है। उच्च अधिकारियों ने आदेश दिया है कि उनसे आपकी भेंट स्टेडियम के भीतर सभी के सामने करवाई जाए। उसने गुप्ता जी की ओर इशारा किया, जो कुछ ही दूर पर खड़े थे, गंभीर मुद्रा में, लेकिन उनकी नजरों में कोई क्रोध भी नहीं था, जैसे जैसे वो किसी बड़ी बात को अपने अंदर छुपाए बैठे थे। इस सूचना ने जैसे उसके मन में भीतर से घबराहट लगे लहर दौड़ा दी। युवराज, राधिका और रोशनी तो पहले से ही अपनी स्थिति को लेकर चिंता में थी, लेकिन अब सिंधु और राशि भी जो कदम पीछे खड़ी थी, वो भी बेचैन हो गई थी। सबके मन में यही सवाल उठ रहा था कि अब ये कौन सी नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन स्थिति अब उनके हाथ में नहीं थी। बुलावा आया था तो उसे ठुकराना कोई विकल्प भी नहीं था। इसलिए बिना कुछ कहे सबने चुपचाप सिर झुकाया और वॉलेंटियर के पीछे पीछे चल दिया। उनका हर कदम मानो किसी अनजाने तूफान की ओर बढ़ रहा था। रोशनी यहाँ इंस्पेक्टर के आने पर हैरान थी, वही युवराज और राधिका को एक और चिंता थी, कहीं इंस्पेक्टर को दीदी के बारे में पता नहीं चल गया था। स्टेडियम की ओर लौटते वक्त राधिका की नजर अनायास ही दर्शक गैलरी पर गई, जहां कुछ दर्शक अपनी जगह पर बैठे थे, कुछ उठने लगे थे। शायद उन्हें इस बात की भनक लग गई थी कि टीम शिवाय को फिर से बुलाया गया है। रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला, न युवराज ने, न राधिका ने, न रोशनी ने। सभी के चेहरों पर तनाव की रेखाएं थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन आत्मा में जो ज्वाला थी वो बुझी नहीं थी। उनका हर कदम ये कह रहा था, अगर ये आखिरी मौका है तो इसे पूरी ताकत से निभाएंगे। जैसे जैसे वो लोग स्टेडियम के मुख्य गेट पर पहुंच रहे थे, भीड़ की सरगोशियां तेज होने लगी थी। को बहुत लोग कौनेफूसी करने लगे थे, वो देखो टीम शिवाय, उन्हें तो बाहर कर दिया गया था ना, अब फिर क्यों आ गए हैं? स्टेडियम का रास्ता भले ही छोटा था, लेकिन उनके लिए रास्ता और ही अंतहीन गलियारे की तरह महसूस हो रहा था। हर कदम पर जैसे वक्त सम था गया था और दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही थी। स्टेडियम के मुख्य दरवाजे पर पहुंचते ही वॉलेंटियर ने हाथ से इशारा किया और वे कुछ वहीं पर देर ठहरे और अंदर आए और कुछ पलों के लिए वापस आ गया। चलिए इंस्पेक्टर साहब, आपका मंच पर इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगे। मंच के आसपास उच्च अधिकारी और निर्णायक मंडल के सदस्य, पुराने सीनियर मार्शल आर्ट फाइटर भी मौजूद थे। हर की आंख टीम शिवाय पर टिकी हुई थी। राधिका ने एक पल के लिए युवराज और रोशनी की ओर देखा। उसकी आंखों में वही डर और चिंता झलक रही थी, लेकिन तीनों ने बिना कुछ बोले एक दूसरे की आंखों में ताकत खोजी और साथ पर मंच की ओर बढ़ने लगे। अब तक वो मान चुके थे कि उनका नाम इस प्रतियोगिता से मिटा दिया गया है, लेकिन अब मंच के पास उनके पहुंचते ही एक बड़ा स्पीकर ऑन हुआ और अनाउंसमेंट की आवाज गूंजने लगी। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वे कुछ क्षणों के लिए ध्यान मंच की ओर केंद्रित कर लें। हम एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे हैं। ये सुनते ही सभी दर्शकों की गूंज थम सी गई। पूरा स्टेडियम एकदम से चौंक गया। मंच पर इंस्पेक्टर गुप्ता खड़े थे, उनके साथ दो उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। राधिका, युवराज और रोशनी मंच के किनारे आकर खड़े हो गए थे। जैसे वॉलेंटियर ने इशारा किया, इंस्पेक्टर ने खुद माइक से अपने हाथ में लिया और उसकी आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज गई। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इंस्पेक्टर राजेंद्र गुप्ता आप सभी को आज एक सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, जो आप तक अभी तक छुपी रही। हर किसी की आंख स्टेडियम के मंच की ओर आ गई थी। हर कान उस आवाज में छुपे शब्द को पकड़ना चाह रहा था। गुप्ता जी ने एक लंबी सांस ली और फिर बोले, टीम सिपाही को कल जिस वजह से प्रतियोगिता से बाहर किया गया है, वह एक गलतफहमी पर आधारित थी। कल दिन भर इन तीनों ने जो कार्य किया, वो केवल न साहस से भरा हुआ था, बल्कि मानवता और न्याय के हित में भी था। इन लोगों ने मानव तस्करी के एक खतरनाक नेटवर्क को उजागर किया है।
और ये सुनते ही स्टेडियम में फुसफुसाहटें गूंजने लगी। लोग एक दूसरे को देख रहे थे जैसे उन्होंने जो सुना है वो विश्वास से परे था। गुप्ता जी ने आगे कहा, इन तीनों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई मासूम लड़कियों को बचाया, जिनमें से कुछ की उम्र तो महज 6 साल थी। इन लड़कियों को एक किन्नर द्वारा देश विदेश में बेचा जा रहा था। इन दोनों ने न सिर्फ उस किन्नर को बेनकाब किया बल्कि उसके पूरे गिरोह को भी कानून के हवाले कर दिया है। सभी लोग लगातार गुप्ता जी की बातों को ही सुन रहे थे। कमेटी के लोग भी गुप्ता जी की बातों को सुन रहे थे। उनके मन में भी कई सारे विचार आ गए थे। अब क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या कमेटी अपना विचार बदलेगी या फिर कुछ और ही हो जाएगा यहाँ पर? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों 382वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गुप्ता जी ने एक एक करके पूरी की पूरी बात सभी ऑडियंस के सामने प्रस्तुत की। इतनी देर में एक वॉलेंटियर एक कागज का लिफाफा लेकर उनके पास आया और उनके जो उच्च अधिकारी खड़े हुए थे उनको दे दिया। उच्च अधिकारियों ने जब उस लिफाफे को देखा तो वो भी थोड़ा हैरान हो गए, लेकिन उसके अंदर क्या था वो तो उन्हें खोलकर ही देखना था। अधिकारी ने कागज निकाला और उसे पढ़ना शुरू किया। उसके चेहरे पर खुशी लौट आई थी। उसने जल्दी से माइक लिया और माइक पर ही सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। देखिए, हायर अथॉरिटीज ने इस नई जानकारी के आधार पर अपना निर्णय वापस ले लिया है। टीम सिवाय को फिर से प्रतियोगिता में शामिल करने का निर्णय ले लिया गया है। साथ ही उन्हें आज के सभी मैचों के स्कोर और परफॉर्मेंस देखकर यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें सीधे फाइनल में एंट्री दी जाएगी। ये बात सुनते ही पूरा स्टेडियम गूंज उठा। लोगों की तालियां, सीटियां और टीम सिवाय जिंदाबाद के नारे चारों तरफ गूंजने लगे। युवराज, राधिका और रोशनी भी वो एकदम से चौकन्ने हो गए थे। इतने में अपमान और दर्द और थकावट के बाद उन्हें थोड़ा सा सुकून मिल गया था। राधिका ने युवराज का हाथ पकड़ा, रोशनी ने दोनों को गले लगा लिया और वो पल एक ऐसा था जो पूरी दुनिया ने उन्हें फिर से अपना लिया था और उनके संघर्ष, उनकी ईमानदारी और हिम्मत को आज एक नई पहचान मिली थी। और अब टीम सिवाय फिर से तैयार हो गई थी, तैयार थी लड़ने के लिए। चारों तरफ से बैठे लोग उनको बधाई देने के लिए आने लगे थे और तालियों की गड़गड़ाहट अभी भी रुकी नहीं थी। लेकिन जैसे ही सभी लोग इस विजयी पल को जीने में मग्न थे, तभी स्टेडियम की भीड़ में से एक तीखी और विरोध भरी आवाज गूंजी, नहीं, ये नहीं हो सकता। आवाज इतनी प्रखर और तीव्र थी कि हर दिशा में नजरें उसी ओर घूम गई। स्टेडियम के एक कोने में खड़ी एक आक्रोशित लड़की तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर क्रोध की लहरें थी और चाल में आत्मविश्वास। वो कोई और नहीं बल्कि टीम काशी के प्रतिनिधि कंटेस्टेंट नंबर 247 कोमोलिका थी। उसकी पहचान खुद ही उसके चाल और दृढ़ संकल्प से हो गई थी। भीड़ चुप हो गई थी और सारा स्टेडियम जैसे उसकी एक बात सुनने को थमसा गया था। मंच के पास पहुंचते उसने गरजते हुए कहा, आप इन तीनों को सीधे फाइनल में कैसे भेज सकते हैं? और अभी तक इनका एक मुकाबला बाकी है और वो मुकाबला मेरे साथ होना है। उसने सीधे युवराज की ओर उंगली करते हुए कहा, कंटेस्टेंट नंबर 089 के द्वारा स्वयं मेरी पूरी टीम को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी गई थी। तीनों लड़ाइयों में इन्होंने मेरी टीम को हराया, लेकिन चौथा मुकाबला जो मेरे और कंटेस्टेंट नंबर 089 के बीच होना था वो अब तक हुआ नहीं, और आप इन्हें बिना मेरे साथ लड़े फाइनल में कैसे भेज देंगे? उसकी आंखों में तिलमिलाहट और आवाज की चुनौती थी। कुछ ही पल जिससे युवराज को पूरा स्टेडियम सम्मान और जयकारों से नवाजा जा रहा था, अब वही युवराज कटघरे में आ गया था। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो चुकी थी। लोग आपस में चर्चा करने लगे थे। हाँ भाई, सही तो कह रही है कंटेस्टेंट नंबर 247। इसने ये क्या कहते हैं 089 ने खुद ही तो चैलेंज किया था, तो फिर फाइट तो होनी चाहिए थी ना। उसके पास बैठे उसके दोस्त ने कहा, हाँ तू सही कह रहा है भाई, होनी तो चाहिए। मंच पर मौजूद सीनियर अधिकारी आपस में कानाफूसी करने लगे थे। ऑर्गेनाइजर कमेटी के प्रमुख एक कोने में अन्य निर्णायकों के साथ विचार विमर्श में करने भी लगे थे। इस स्थिति का समाधान कैसे निकाला जाए? राधिका, रोशनी और युवराज चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर फिर से तनाव लौट आया था जो कुछ थोड़ी ही देर पहले खत्म हुआ था। राधिका ने युवराज की ओर देखा, उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन युवराज का चेहरा स्थिर था। उसकी आंखों में कोई अलग ही आग थी। वो जानता था कि कंटेस्टेंट नंबर 247 सही कह रही है। यदि उसने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो ये न केवल उसके आत्मसम्मान पर धब्बा होगा, बल्कि उसके पूरी टीम की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठेंगे। तभी मुख्य आयोजक मंच पर आए और माइक उठाकर बोले, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी प्रतियोगियों और दर्शकों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें।
कंटेस्टेंट नंबर 247 की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए आयोजन समिति ने निर्णय लिया है कि पूरे स्टेडियम की सांस रुक गई। हर कोई बिल्कुल चुपचाप बस इसी अनाउंसमेंट को सुनने के लिए आतुर हो रहा था। तभी उन्होंने पूरी बात करने के लिए अपनी बात को रखा। चूंकि कंटेस्टेंट नंबर 089 ने स्वयं टीम काशी को चुनौती दी थी और 3 मुकाबले जीतने के बाद मुकाबला अभी बाकी है, इसलिए प्रतियोगिता की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कंटेस्टेंट नंबर 089 और कंटेस्टेंट नंबर 247 के बीच यह अधूरा मुकाबला 2 दिन बाद सुबह इसी स्टेडियम में कराया जाएगा। यह मुकाबला न केवल इस चुनौती को पूरा करेगा बल्कि इसका परिणाम तय करेगा टीम सिवाय को फाइनल में स्थान मिलना सही है या नहीं। भीड़ फिर से जोश में आ गई। लोगों की आंखों में उत्सुकता की चमक थी और मंच के पास खड़ी कोमलिका के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, जबकि युवराज के होठों पर एक शांति थी और उसने राधिका और ये रोशनी की ओर देखा। उनके चेहरों पर भी चिंता थी। युवराज ने गहरी सांस ली और वो एकदम से मंच के ऊपर आ गया। उसने आते ही वहां पर कहा, हाँ, अगर ये फाइट ही है तो मेरे टीम के फाइनल में जाने का रास्ता तय करेगी, तो मैं ये फाइट करने को तैयार हूं। तभी रेफरी बीच में आए और उन्होंने सबको सचेत कर दिया। अब जब सब कुछ तय हो चुका है तो कंटेस्टेंट नंबर 247 और 089 की लड़ाई 2 दिन बाद होने वाली है। तो आज की पहली फाइट शुरू करते हैं। कंटेस्टेंट नंबर 037 और 014 कृपया तुरंत रिंग में आ जाएं। आज के दिन की पहली फाइट का मुकाबला शुरू होने जा रहा है। रेफरी की घोषणा के साथ ही पूरा स्टेडियम गूंज उठा, लेकिन फिर अगले ही पल सारा स्टेडियम शांत हो गया, मानो सबने अपनी सांसें रोक ली। दर्शकों की निगाहें अब एक नई ऊर्जा के साथ रिंग की ओर टिक गई थी। वहीं दर्शक गैलरी में युवराज, राधिका, रोशनी, सिंधु और राशि भी आकर बैठ गए थे और सब आज की पहली फाइट को ध्यान से देखना चाहते थे, क्योंकि इन प्रतियोगिता में से कोई एक आगे जाकर फाइनल में पहुंचेगा। युवराज और उनसे लड़ाई करेगा। रिंग की ओर देखते हुए सभी की आंखें हैरानी में फैल गई थी। कंटेस्टेंट नंबर 037 एक दुबली पतली लड़की थी जिसका शरीर नाजुक था, मानो किसी तेज हवा के झोंके से ही उड़ जाए, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसकी बनावट देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकती थी। दूसरी ओर कंटेस्टेंट नंबर 014 एक हष्ट पुष्ट भारी शरीर वाला लड़का, जिसकी मांसपेशियां उसके कंधों से लेकर उसके पैरों तक तनकर बाहर को निकलने को आ रही थी। उन दोनों को ऊपर से ही देखकर वहां बैठे कुछ दर्शकों ने तो अंदाजा लगाना ही शुरू कर दिया था। एक ने कहा, अरे ये मरियल सी लड़की क्या लड़ेगी भाई, ये तो मुझे लग रहा है कि पंच में ढेर हो जाएगी। इतने में दूसरे ने कहा, अरे भाई, दम तो भाई सीने में होता है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी ना कर पाए। यहां तक तो पहुंची है तो कुछ ना कुछ तो करके ही जाएगी, लग तो ऐसा ही रहा है। स्टेडियम में फुसफुसाहटें तेज हो गई थी, लेकिन दर्शक गैलरी में बैठे युवराज की नजरें केवल शरीर पर नहीं बल्कि ऊर्जा की तरंगों पर भी थी। वो और उसकी टीम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि कौन किस स्तर पर है। युवराज ने ध्यान से दोनों को देखा और फिर राधिका और रोशनी की ओर देखा, मानो कुछ समझ गया हो। वहीं पास में बैठे सिंधु और राशि भी अपनी अपनी ऊर्जा संवेदन शक्ति से दोनों प्रतियोगिताओं के स्तर को मापने की कोशिश कर रही थी। सिंधु ने आंख खोलते हुए धीरे से कहा, राशि, हे राशि, मुझे यहां तक महसूस हो रहा है कि 037 शायद शबर लेवल स्टेज 4 पर है। राशि ने उसकी बात सुनकर थोड़ी देर ध्यान लगाया और फिर सहमति में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, लेकिन 014 भी मुझे उसी स्तर पर दिख रही है। दोनों की ऊर्जा लगभग समान ही है। इससे पहले कि सिंधु कुछ कहती, युवराज ने बीच में बोलते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल सही, तुम दोनों का अंदाजा बिल्कुल ठीक है। दोनों कंटेस्टेंट शबर लेवल स्टेज 4 पर हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन अपने स्किल्स और नियंत्रण के सामने वाले को मात दे। कच्ची ताकत से कुछ नहीं होता, अगली ताकत उस जीत पर भी होती है जो शायद समय पर सही पर वार करे। इतना कहकर युवराज ने अपनी पीठ सिर से टिकाई और ध्यानपूर्वक रिंग की ओर देखने लगा। दर्शक गैलरी का वातावरण गंभीर हो गया था। हर कोई सोच में डूबा हुआ था कि क्या ये दुबली लड़की वाकई में उस भारी भरकम लड़के को मात दे पाएगी। रिंग के अंदर दोनों कंटेस्टेंट अब आमने सामने खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाए और फिर एकदम पीछे हटते हुए तेज आवाज में रेफरी ने घोषणा की, फाइट स्टार्ट। पहला राउंड शुरू हो गया। कंटेस्टेंट नंबर 037 ने अपने दोनों हाथ सामने की ओर उठा रखे थे। अपने हथेलियों को ढाल की तरह रखकर एक विशिष्ट पोज में आ गया। ये विंग उनकी शैली थी और एक प्राचीन मार्शल आर्ट जो गति, प्रक्रिया और निकटतम दूरी की लड़ाई पर आधारित था।
उसकी आंखें स्थिर हो गई थी और चेहरा बिल्कुल शांत। दूसरी ओर कंटेस्टेंट नंबर 1014 की मांसपेशियां चमक रही थी। उसकी चाल में घमंड था और उसकी आंखों में आत्मविश्वास, बल्कि वो ज्यादा उसको कम भी नहीं आंक रही थी। वो माओ थाई की शैली में निपुण लग रही थी, जिसमें कोहनी घुटने और ताकतवर किक्स का उपयोग होता है। उसके हर कदम से जमीन थरथरा रही थी। पहली झलक में ही लोगों ने सोचा कि यह लड़ाई एक तरफा होगी। इतनी नाजुक लड़की ये क्या कर पाएगी इतने हट्टे कट्टे फाइटर के सामने। और साउथ सेवन एकेडमी के गुरु आदिल खान ने धीरे से बगल में बैठे वरिष्ठ मास्टर झांग से कहा, देखिए वो लड़की हाथों को जिस तरह मोड़ रही है, उसकी उंगलियों की टेंशन देखिए। ये कोई साधारण विंग चुन प्रैक्टिशनर नहीं, ये बहुत कुछ छुपा रही है। मास्टर झांग ने गंभीरता में सिर हिलाया। हाँ, और वो लड़का माउ थाई का क्लासिकल स्टांस, लेकिन उसका बैलेंस थोड़ा अनस्टेबल है। अगर वो पावर पर निर्भर रहेगा तो लड़की की स्पीड उसे मात दे सकती है। अब क्या होगा इस फाइट में, क्या लड़की जीतेगी या लड़का? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 383वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। 014 ने बिना समय गवाए झपट्टा मारा और सीधे दाएं हाथ से एक हुक पंच 037 की ओर बढ़ा दिया। लेकिन लड़की ने बिजली की फुर्ती से दोनों हाथों को बीच में ब्लॉक कर दिया और उसकी हथेली ने विपक्षी के हाथ को मोड़ दिया और वो पीछे हट गई। वाह वाह, क्या ब्लॉक था! उसने इतनी आसानी से इतने ताकतवर पंच को मोड़ दिया। दर्शकों में से एक ने ऊंची आवाज में कहा। दर्शक गैलरी में बैठे युवराज की आंखों में भी चमक तोड़ आई। वाह, उसने सिर्फ ब्लॉक नहीं किया, उसने एक पंच की दिशा ही बदल दी, जैसे कि वो पंच हवा में विलीन हो गया। हाँ, ये विंग चुन की खासियत है, किसी भी ताकत और अटैक को अपनी फुर्ती और टाइमिंग से बेअसर करना। राधिका ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अगले ही पल 014 ने फिर हमला किया और इस बार दोनों हाथों से तेज कॉम्बिनेशन पंच मारा। लेकिन 037 ने न तो उन दोनों को ब्लॉक किया और बल्कि एक छोटी सी कोहने से उसके कंधे पर हल्का प्रहार कर दिया। पर इससे पहले कि कुछ बड़ा कर पाती 014 ने मौका भांपते हुए अपनी दाई टांग से तेज किक मारी। किक उसके बाएं हिस्से पर लगी और वो थोड़ा पीछे फिसल गई। ओह, ये क्या हो रहा है! दर्शक एक दूसरे से यही देखने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या होगा। वो उसे चोट लगी है, लेकिन देखो वो कैसे खड़ी है, कोई झटका नहीं दिखा रही। रोशनी ने भी चिंतित स्वर में बोली। वीआईपी सेक्शन में मास्टर झांग मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, ये मानसिक संतुलन है, उसे पता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। और फाइट तेज हो गई थी। 014 बार बार अपने शरीर के भार का फायदा उठाते हुए भारी भरकम घोंसे और किक्स बरसा रहा था। लेकिन 037 ने अपनी चाल को और भी तरल कर लिया और उसके ब्लॉक्स पर अब और भी तेज हो चुके थे। हर ब्लॉक के बाद वो एक हल्की सी चुभन छोड़ जाती, एक उंगली का प्रहार, एक कोहनी का धक्का और एक हल्की सी एडी की ठोकर। सिंधु भी फाइट को पूरी ऊर्जा के साथ देख रही थी, वो महसूस कर रही थी। उसने कहा, मैं देख सकती हूँ कि उसकी ऊर्जा शांत है लेकिन पैनी है, जैसे एक धारदार तलवार को जो म्यान में छुपा रखा हो। राशि ने सिर हिलाकर कहा, और ये 014 की ऊर्जा जैसे लगातार अंगारा जल रहा है, गर्म है लेकिन तेज भी है। 10 मिनट बीत चुके थे। अब 014 का दम फूलने लगा था। उसका हर हमला भारी जरूर था, लेकिन उसकी गति धीमी हो चुकी थी और 037 अब और भी फुर्तीली लग रही थी। और जैसे ही समय बीतता जा रहा था, उसकी गति और संतुलन और भी ज्यादा तेज होते जा रहे थे। दर्शकों की चीखें अब उत्साह में बदल गई थी। हाँ, ये जीत सकती है। इतनी छोटी सी लड़की ने उस भारी भरकम पहलवान को थका दिया। लास्ट के 5 मिनट बचे थे। 037 ने आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया और उससे पहले कि 014 की कोहनी को पकड़कर उसकी गति को मोड़ दिया और एक हल्का सा कंधे पर प्रहार किया, जिससे 014 एक पल को असंतुलित हो गया और 037 ने एक सीधी एडी से उसकी छाती पर चोट मार दी। वो लड़खड़ा गया लेकिन गिरा नहीं। पहले राउंड का नजदीक अंत आ गया और रेफरी ने अपनी घड़ी की ओर देखा और फिर सीटी बजा दी। पहला राउंड समाप्त। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। क्या मुकाबला था यार, बड़ा ही अच्छा था। 037 ने अपने कोने में आ गई और सांसें थमी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक संतोष भरा हुआ था। वहीं 014 अपने कोने में भी बैठा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसके होठ थोड़े थोड़े थरथरा रहे थे। पूरा स्टेडियम एक ही नाम लेकर ऊंची ऊंची आवाजों में बोल रहा था, हाँ, 037 ही जीतेगी भाई, 037 अब की बार विनर बनेगी।
स्टेडियम में माहौल अब और भी शानदार हो गया था। दर्शकों के चेहरे पर उत्तेजना और रोमांच आ गया था और टीम अनाय की ओर से लड़ रही कंटेस्टेंट 037 को उसके साथियों ने घेर लिया था। एक ने पानी की बोतल बढ़ाई और दूसरे ने गीले तौलिए से उसकी गर्दन को साफ कर दिया। टीम के सभी सदस्य मिलकर बेहद ही अनुशासित ढंग से आने वाले आगे के जो सेकंड और थर्ड राउंड था उसके लिए तैयारियां करना शुरू कर दिए थे। उनकी आपसी साझेदारी और तालमेल में एक गहरी दोस्ती दिखाई दे रही थी। दूसरी ओर कंटेस्टेंट नंबर 014 अकेला था। वो एक इंडिविजुअल फाइटर था। उसके पास कोई टीम नहीं थी और ना ही कोई साथी जो उसकी पीठ थपथपा सके। सिर्फ एक वॉलेंटियर आया और उसने एक पानी की बोतल दी और साथ ही एक विशेष ऊर्जा ड्रिंक भी दे दी। 014 ने बिना कुछ कहे चुपचाप दोनों चीजें ली। एक बार अपनी बाएं कलाई को मोड़ा और फिर अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ले लेने का। उसके चेहरे पर संकल्प सामने आ गया था, एक तनहा जंग का प्रतिबिंब। और उसने स्टेडियम की ओर एक नजर डाली। भीड़ उसकी ओर नहीं 037 की ओर अधिक ज्यादा आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। इधर दर्शक गैलरी में बैठे युवराज, रोशनी, सिंधु और राशि अब भी वहीं पर थे। वे अभी पहले राउंड के चाले और तकनीकों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। युवराज ने एक एक करके मूवमेंट्स को अपने दिमाग में बारीकी से बैठाना शुरू कर दिया था। रोशनी ने कहा, 037 की स्टाइल बिल्कुल पारंपरिक विंग चुन जैसी है, लेकिन उसमें कुछ मॉडर्न स्पिन भी है। शायद उसने ये खुद से विकसित किया है। राधिका ने भी सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, और 014 की मऊ मार्शल आर्ट स्टाइल बहुत रो और फोर्सफुल है। उसकी स्ट्रेंथ तो बहुत अद्भुत है, लेकिन उसका स्टेमिना बहुत कम लग रहा है। तभी दूसरे राउंड की अनाउंसमेंट हो गई और घोषणा होते ही पूरा स्टेडियम एक बार फिर से जोश और उत्साह से भर उठा। दरअसल गैलरी में बैठे लोग सीट के किनारे आकर झुक गए थे, मानो उनकी आंखों में अगला वार और वो आगे क्या होगा जान गए थे। दोनों फाइटर धीरे धीरे करके बीच में आ गए थे और 014 ने शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया और उसकी चाल ट्रिपल पंच के साथ उसने शुरू किया, जो सीधा 037 की छाती की ओर आ गया। लेकिन 037 ने एकदम नपे तुले अंदाज में अपना दायां पैर पीछे खींचा और अपनी दोनों हथेलियों को सीने के सामने रखकर उसके पहले दो पंच को ब्लॉक कर दिया और तीसरे को सिर झुकाकर छूने नहीं दिया। दर्शकों ने ताली बजाकर चिल्लाते हुए कहा, अरे वाह, उसने अपने स्टांस को एकदम सही एंगल पर शिफ्ट किया। उसके रिफ्लेक्स तो कमाल के हैं भाई। बार बार 037 की बढ़ाई होते हुए देखकर 014 गुस्से में आ गया था। उसने एक ऊंची किक मारी जो सीधे 037 के सिर की ओर थी, लेकिन 037 ने अपनी बाएं हथेली से उस किक की दिशा को मोड़ दिया और एक घुमाव में अपने दाएं पैर से 014 के जांग पर पलटवार किया। 014 लड़खड़ा गया। वीआईपी सेक्शन में बैठे एक बुजुर्ग मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, यार, इस लड़की ने तो हमें चौंका दिया। विन चून की तकनीक कितनी स्ट्रीक होती है, ये तो इसका प्रमाण है। फाइट आगे चल रही थी। 014 ने माओ मार्शल आर्ट की एक अनोखी चाल अपनाई, ड्रैगन स्लैम। उसने अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़कर 037 को पकड़ने की कोशिश की ताकि उसे जमीन पर पलट सके। कुछ क्षण लगा कि 037 बच नहीं पाएगी, लेकिन उसने अद्भुत चपलता दिखाते हुए अपने शरीर को उसकी पकड़ से निकालते हुए उल्टी दिशा में एक पाम स्ट्राइक मारी जो सीधे 014 के जबड़े पर लगी। स्टेडियम में शोर मच गया। वाह वाह, क्या स्ट्राइक थी। रोशनी ने सिंधु की बाह पकड़ ली और उसने कहा, देखा तुमने, ये लड़की सिर्फ बचाव नहीं बल्कि पलटवार में भी निपुण है। 014 ने अब कई वार कर लिए थे, लेकिन उसे समझ आने लगा था कि यह शक्ति के सामने उसकी तकनीक और धैर्य कुछ भी नहीं है। उसने अपने रुख में थोड़ी सावधानी बरतने की कोशिश की। अगले चाल में उसने दाएं से झूठा वार किया और जैसे ही 037 ने ब्लॉक की मुद्रा अपनाई, वो बाएं से किक करने की कोशिश में था। लेकिन 037 ने चेहरे पर कोई भ्रम नहीं था। उसकी आंखें 014 के पूरे शरीर को पड़ रही थी। उसने एक फिंट को समझ लिया था और जैसे ही असली किक आई, उसने न सिर्फ उसे ब्लॉक किया बल्कि 014 का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। और जमीन पर गिरा तो पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। वीआईपी सेक्शन में एक और सीनियर मास्टर बोले, इस लड़के की सबसे बड़ी ताकत इसकी आंखें हैं। वो सामने वाले की हर चाल को पढ़ रही थी। और उस मुकाबले के 10 मिनट बीत चुके थे। दोनों थकान में थे, लेकिन हार मानने को कोई भी तैयार नहीं था। 014 ने फिर से एक और प्रयास किया। उसने दोनों मुट्ठियां कसकर एक क्रॉस पंच मारा जिससे 037 ने अपनी हथेलियों में रोक लिया। फिर बेहद नजदीक से एक एल्बो स्ट्राइक मारी और जो 14 के पसलियों पर पड़ी। उसकी सांसें कुछ पल के लिए अटक सी गई। युवराज अब खुद को रोक नहीं पा रहा था।
वो सीट से खड़ा हो गया और बोला, उसे जाने मत दो, तुम जीत सकती हो। दर्शक गैलरी में अब हर कोई 037 का नाम लेकर चीख रहा था। वाओ, वाओ 037, तुम ऐसे ही लड़ती रहना, तुम जीत सकती हो, तुम ही जीतोगी। आखिरी 3 मिनट बचे थे। 014 ने अब एक आखिरी दांव लगाने का निर्णय लिया। उसने अपनी पूरी शक्ति समेटकर एक घातक हमला किया, माओ टाइगर क्लॉक। यह चाल बेहद खतरनाक थी और सीधे 037 के कंधे और गले पर आ रही थी। लेकिन 037 ने इस हमले को आते हुए देख लिया और उसने अपने शरीर को पीछे झुका लिया। अपने दोनों हाथों से 014 की कलाई पकड़ ली और एक घुमावदार चाल ने उसे जमीन पर ला पटका। जैसे ही 014 जमीन पर पटक गया, एकदम घंटी बज गई और दूसरा राउंड समाप्त हो गया। वीआईपी सेक्शन में बैठे गुरुजनों ने एक बार फिर देखा और वो मुस्कुराए। वो आपस में यही बातें कर रहे थे कि ये लड़की सेमीफाइनल की दावेदार है। वही राधिका ने युवराज की ओर देखा। युवराज की आंखों में भी चमक थी। उसने धीरे से कहा, शायद ये लड़की आगे की फाइट में और भी अच्छा करे। फाइट समाप्त हो चुकी थी, लेकिन दर्शकों के दिलों में 037 की चालें, उसके पलटवार और उसकी नजरें, उसकी रणनीति हमेशा के लिए बस चुकी थी। अब आगे क्या होगा? क्या 037 आगे अच्छा कर पाएगी या नहीं? और युवराज की फाइट में क्या होने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को आप लाइक जरूर कर दिया करो यार, और एक एक कमेंट जरूर किया करो। दोस्तों, 384वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसके बाद दोनों को 15-15 मिनट का विश्राम मिला और शरीर पर लगे पट्टियां, माथे पर बहते पसीने की धाराएं और आंखों में धधकता साहस, हर चीज का अंतिम संघर्ष के लिए तैयारी हो रही थी। जैसे ही 15 मिनट का समय बीता, रेफरी फिर से बीच में आया और उन्होंने अनाउंसमेंट की, देखिए प्यारे दोस्तों, तीसरा राउंड शुरू होने वाला है। आप लोग किसके पक्ष में हैं? इसी बीच एक तरफ कोने से आवाज आई, हम 037 के पक्ष में हैं और हमें लगता है कि 037 ही जीतेगी। वहीं दूसरी ओर से कुछ दबी हुई लेकिन एक सदी हुई आवाज आई, अरे भाई, ऐसा नहीं है, 014 भी बहुत अच्छा लड़ रहा है और देखना तुम अगली फाइट में वो इसको हरा कर ही मानेगा। उसके बाद रेफरी ने अनाउंसमेंट की, तीसरा राउंड शुरू होता है। 037 का शांत चेहरा था और सांसें उसकी बिल्कुल नियंत्रित थी। उसकी आंखों में विजेता की चमक आ गई थी। वहीं 014 भी अपने अंतिम निर्णय में पहुंच चुका था। वो थोड़ा सा नर्वस तो था, लेकिन उसने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि वो अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। पहली घंटी बजी और दोनों एक दूसरे की ओर आए। 014 ने एक लो किक से शुरुआत की, लेकिन 037 ने बड़ी ही फुर्ती से उसकी दाईं टांग उठाकर वार को ब्लॉक किया और तुरंत पलटकर उसकी पसलियों को तेज घुसा जड़ दिया। 014 पीछे हट गया और दर्शकों की भीड़ एक साथ उछाल पड़ी। वाह वाह, क्या पलटवार था! 037 की तो भाई तकनीकी अद्भुत है। लोग चिल्ला उठे थे। वीआईपी सेक्शन में बैठे सीनियर फाइटर एक दूसरे की तरफ झुकते हुए बोले, इस लड़की ने पिछले राउंड में जो प्रगति दिखाई थी वह अविश्वसनीय थी। इस फाइट से उसका आत्मसंयम और समझदारी भी झलक रही है। रिंग में अब 014 ने फिर से एक पंच लगाया जो सीधा 037 की गर्दन की ओर था, लेकिन 037 ने विंग चुन की पारंपरिक ब्लॉक मुद्रा में अपने दोनों हाथ सामने लाकर उसकी ताकत को बेअसर कर दिया। इसके बाद उसने 014 की छाती से थैली इसे जोरदार प्रहार किया और जिससे 014 पीछे जा गिरा। स्टेडियम में शोर मच गया था। यही नहीं, युवराज और उसकी टीम राधिका, रोशनी, सिंधु और राशि भी खुशी से खड़े थे। राधिका की आंखों में चमक थी। देखा तुम सबने, कितना सही तकनीक से उसने ब्लॉक किया और हमला किया, उसने उत्साह से कहा। 014 अब और हाफने लगा था, लेकिन उसकी चाल में अभी भी संकोच था। उसने एक बार फिर झपट्टा मारते हुए 037 की ओर दौड़ लगाई, लेकिन 037 ने अपनी मुट्ठी से नहीं, कोहनी से वार किया और कोहनी की सीधी चोट 014 के जबड़े पर पड़ी। वो लड़खड़ा गया। रेफरी ने थोड़ी देर के लिए अलर्ट हो गया, लेकिन 014 ने हाथ उठाकर इशारा किया कि वो लड़ने के लिए तैयार है। अभी उसने हार नहीं मानी थी। एक बार फिर दर्शक तालियों से गूंज उठे। लगता है भाई 014 अब टूट चुका है। 037 की रणनीति उसे थका देने की है, वो काम कर गई। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये 014 भी ऐसे हार मानने वाला नहीं है। देखना तुम आखिरी सांस तक लड़ेगा। लेकिन भाई एक बात माननी पड़ेगी, इस लड़के की तकनीक पर नियंत्रण तो है, इसकी टाइमिंग बहुत स्ट्रोंग है। करते करते 5 मिनट रह गए थे। 014 ने अब आखिरी प्रयास में एक 3 पंच और एक राउंड हाउस किक चलाया, लेकिन
037 ने हर मूव को इतनी खूबसूरती से डक कर दिया और 014 थक कर घुटनों के बल बैठ गया। तभी 037 ने हवा में हल्का सा घुमाव लेते हुए अपने दाएं पैर से उसके पीठ पर हल्का सा टच किया और वार ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन संदेश था कि वो जीत चुकी है। रेफरी ने दोनों के बीच आकर 014 को ऊपर उठाया और 037 की ओर इशारा करते हुए उसका हाथ हवा में लहरा दिया। आज की विजेता है 037। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। युवराज की टीम भी खुशी से एक दूसरे को गले लगा रही थी। रोशनी की आंखें नम थी, राधिका मुस्कुरा रही थी और युवराज ने अपनी मुट्ठी भींचकर हवा में जोरदार पंच मारा। हाँ, उसने कर दिखाया, युवराज ने धीमे से कहा। वीआईपी सेक्शन में बैठे गुरुजन अब और खड़े हो चुके थे। सीनियर अभिमन्यु ने बगल में बैठे गुरु आदिल खान से कहा, यह लड़की भविष्य में एक महान फाइटर बनेगी अगर इसी तरह खुद को तराशती रही तो। अंत में जब 037 रिंग से नीचे आई तो दर्शकों ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और उसकी सांसें तेज थी, लेकिन चेहरा शांत था। वो जानते थे कि आज उसने एक सिर्फ मुकाबला नहीं, अपनी आत्मशक्ति को भी विजय पा लिया था। उसी समय एक अजीब सी खामोशी युवराज की ओर खिसकती दिखी। एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का जिसने काले कपड़े पहन रखे थे और चेहरा आंशिक रूप से हुड्डी में छिपा हुआ था और धीरे धीरे दर्शकों के बीच से होता हुआ युवराज के पास पहुंच रहा था। उसने बिना कोई शब्द बोले बस एक सफेद लिफाफा युवराज की ओर बढ़ा दिया। युवराज ने पहले हैरानी से उस लिफाफे को देखा, फिर उसे पकड़ा और धीरे धीरे खोलने लगा। लिफाफे के अंदर एक मोड़ा हुआ पत्र था। जब उसने पत्र को खोला और पढ़ना शुरू किया तो उसके चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगे। उसकी भौहें तन गई, आंखें फैल गई और चेहरा एकदम सख्त हो गया। राधिका जो युवराज के ठीक बगल में बैठी थी, उसने बदली हुई उसकी ऐसी हरकत को पकड़ लिया और वो थोड़ी चिंतित हो उठी। उसने धीरे से युवराज की बाजू को छुआ और पूछा, क्या हुआ युवराज, किसका खत है ये और तुम इतने हैरान क्यों हो गए? युवराज ने उस पल कुछ भी नहीं कहा और बिना एक शब्द बोले लिफाफा राधिका की ओर बढ़ा दिया। राधिका ने उसे लिया, खोला और जब उसकी नजर उस शब्दों पर पड़ी तो उसके भी आंखें फैल गई। ये तो नामुमकिन है, ये कैसे हो सकता है? युवराज ने मन ही मन अपने आप से कहा। अब तक रोशनी, सिंधु और राशि भी उत्सुकता से उसे देखने लगी थी। सबने बारी बारी पत्र को पढ़ा और एक अजीब सा सन्नाटा उनके चेहरों पर छा गया। जब राशि ने वो पत्र देखा तो उसने पढ़ा और उसे कुछ समझ भी नहीं आया। पत्र में लिखा हुआ था, युवराज, तुम्हारा सामना जितना इस टूर्नामेंट से है उसे कहीं ज्यादा एक ऐसे सच से भी है जो तुमसे वर्षों से छिपा कर रखा गया है। तुम्हें तुम्हारे माता पिता की मौत के पीछे का जो कारण समझाया गया है वो अधूरा है। उनका एक्सीडेंट कोई आम एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि सोची समझी वजह थी। उसे जुड़ी है तुम्हारी असली पहचान। आज से ठीक 2 रात बाद जब तुम कंटेस्टेंट नंबर 0247 फाइट के लिए आमने सामने आओगे, उस समय तुम्हें कोई एक ऐसा मिलेगा जो तुम्हारा अतीत का द्वार खोलेगा। तब तक सतर्क रहो, आंखें और दिल दोनों को खुला रखना। कोई बहुत करीबी भी तुम्हारा शत्रु हो सकता है। पत्र पर कोई भी हस्ताक्षर नहीं था, न ही किसी का नाम था, बस एक मोहर थी, जलती हुई तलवार की। राशि ने डर से फुसफुसाया, ये तो वही निशान है जो हमने साउथ 7 एकेडमी की पुराने सील पर देखा था। सिंधु ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये तो चिन्ह सिर्फ उच्च स्तर के संरक्षकों को दिया जाता है। इसका मतलब ये पत्र किसी बहुत बड़े संरक्षक ने लिखा है। लेकिन युवराज का उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं था। वो चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें अभी भी उस पत्र पर टिकी थी, लेकिन उसका मन कई वर्षों पीछे चला गया था, वहां जहां उसके माता पिता की मौत एक्सीडेंट में हुई थी, जहां उसका बचपन भय अकेलेपन में डूबा हुआ था और जहां वो अकेलेपन की आग में तपकर एक फाइटर बना था। स्टेडियम की गूंजती आवाजें धीरे धीरे शांत हो रही थी। दर्शक अपनी अपने जगहों पर बैठे अपनी अपनी लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहे थे और युवराज, राधिका, रोशनी और सिंधु राशि सभी दर्शक गैलरी के कोने में बैठे थे। युवराज की आंखें अभी भी उस पंक्ति में ही उलझी हुई थी। राधिका और बाकी सब ने अपने उसके चेहरे को बढ़ते बलते हाव भाव को देखा। उसकी आंखों की चमक एक क्षण को चिंता में बदल गई। राधिका ने हल्के से बाजू पकड़कर पूछा, युवराज, तुम्हें क्या लगता है किसने भेजा होगा ये? लेकिन युवराज का मन अटक ही रहा था। वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में अब एक और सवाल तैरने लगा था। क्या उसके माता पिता की मौत वाकई में एक सामान्य दुर्घटना थी या कोई पीछे राज छुपा हुआ था? इन्हीं सोचों में डूबे हुए युवराज के पास अचानक ही कोमल सी आवाज आई, जस्टिस किंग, हेलो जस्टिस किंग। आवाज किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी, पर जोश से भरी हुई थी। सभी की नजरें उसी दिशा में घूम गई जहां से वह आवाज आई थी। एक लड़की जिसने सफेद रंग की सुंदर फ्रॉक पहन रखी थी,
धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी चाल में एक अनोखा ठहराव था और गरिमा भी थी। उसने अपने चमकते बाल थे उसके, और वह सचमुच किसी राजकुमारी के जैसे ही लग रही थी। श्रेणी में मौजूद हर कोई, लड़का हो लड़की, उसकी ओर देखते ही जा रहा था। कुछ लड़कों की आंखों में प्रशंसा थी तो कुछ लड़कियों की आंखों में जलन। हर कोई यही सोच रहा था कि कौन है ये लड़की जो सीधा जस्टिस किंग की ओर ही आ गई थी। पहले से ही 4 सुंदर लड़कियां उसके पास बैठी थी और अब ये 5वीं भी उसी के पास आ रही थी। क्या बात है यार, इसमें ऐसा है क्या? सब खूबसूरत लड़कियां इसी के पास चली जाती है। एक लड़के ने युवराज से जलते हुए कहा। वो लड़की लगातार युवराज को बुला रही थी, लेकिन युवराज उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसका ध्यान तो कहीं और ही चला रहा था। तभी भीड़ में से एक लड़का बोल पड़ा। अरे मैडम, क्यों इस आंकड़ों को अपना भाव दे रही हो? इसके पीछे अपना टाइम बर्बाद मत करो, मेरे पास आ जाओ। एक हीरे की असली कदर तो जौहरी को होती है। इतना कहने की ही देर थी कि पास में एक बैठे दूसरे लड़के ने उसकी बाजू पकड़कर नीचे बिठाया और कहा, अरे बेवकूफ, पता भी है ये किसके बारे में बात कर रहा है? वो कोई आम लड़की नहीं, राजकुमारी प्रत्युषा बजाज है। अगर उसके बॉडीगार्ड ने सुन लिया तो ये आखिरी मैच होगा तेरे लिए। राजकुमारी प्रत्युषा बजाज ये नाम सुनते ही पूरे स्टेडियम की फिजा जैसे एक ही क्षण को थम सी गई। वो कोई हस्ती साधारण नहीं थी। बजाज वंश की वारिस, मार्शल आर्ट में पारंगत और कई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं की विजेता। भीड़ एकदम खामोश हो गई। वो बिल्कुल युवराज के सामने आ गई थी। उसकी आंखें युवराज की आंखों में झांक रही थी। उसने कहा, युवराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन युवराज अब भी उसकी ओर नहीं देख रहा था। उसका ध्यान अब भी वहीं पर अटका हुआ था। क्या लगता है दोस्तों आपको, ये पत्र किसने भेजा होगा और ऐसा क्या था वहां पर, और उसकी सच्चाई क्या थी उनके माता पिता की मृत्यु के पीछे? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को कमेंट जरूर करें। हेलो दोस्तों, 385वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। प्रत्युषा ने वहां पर आकर युवराज से कहा, युवराज, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन युवराज का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। राधिका ने देखा कि उससे रहा नहीं गया। उसने युवराज की बाजू पकड़कर उसके हल्के से झकझोर दिया। युवराज, युवराज, होश में आओ, राजकुमारी तुमसे बात करना चाहती है। युवराज ने जैसे ही एक झपकी से आंखें खोली, उसने प्रत्युषा की ओर देखा और आश्चर्यचकित हो गया। राजकुमारी, राजकुमारी, आप यहाँ कैसे? प्रत्युषा ने एक मुस्कान के साथ कहा, जब आप विचारों में डूबे थे तभी मैं आई थी। लेकिन अब चलो, सबको मेरे साथ आना होगा, बहुत जरूरी बात है। उसकी आवाज में एक ऐसा आग्रह था जिसने अनसुना करना किसी के लिए संभव नहीं था। राधिका, रोशनी, सिंधु, राशि ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सहमति में सिर हिला दिया और युवराज भी अब पत्र को मोड़कर जेब में रख लिया था। टीम के सभी सदस्य उठकर राजकुमारी प्रत्युषा के पीछे चल रहे थे। स्टेडियम की भीड़ अब भी उन्हें देख रही थी और सभी लोग कुछ तो जलन से उब रहे थे और कुछ रोमांच के साथ थे। स्टेडियम के बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा ने सबको राहत दी। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटा के बीच प्रत्युषा की चाल में एक ठहराव और गरिमा थी, जैसे हर कदम किसी इतिहास का हिस्सा हो। उसके आगे 2 अंगरक्षक चल रहे थे और पीछे उनकी दासी। तभी अचानक प्रत्युषा ने अपनी बड़ी बड़ी चमकीली आंखों से राधिका की ओर देखा और नरम लेकिन स्पष्ट आवाज में बोली, राधिका, मैंने तुम्हारी दी हुई सूची के अनुसार सभी जड़ी बूटियां मंगवा ली है और एक ठंडा कमरा भी तैयार करवा दिया है, जैसा तुमने कहा था। अब आगे क्या करना है तुम ही बताओ। राधिका चौंक गई। उसकी पलकों की कंपन एक पल के लिए थम गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी दुर्लभ और दूर दराज से मिलने वाली औषधियां इतनी जल्दी आ जाएंगी। वो मन ही मन सोचने लगी, इतने कम समय में ये सब, ये तो मुमकिन जैसा नहीं है। पर फिर याद आया कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये तो राजकुमारी है। एक राजकुमारी के लिए यह संभव कैसे हो सकता है? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो एक कदम आगे बढ़ी और प्रत्युषा की आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर आपने अपनी ओर से इतना प्रयास किया है तो मैं भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मैं अपना वादा निभाऊंगी, आपका इलाज पूरा करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी जान बचा कर रहूंगी। बस आप मुझे उस ठंडे कमरे तक लेकर चलिए। सभी ने राधिका की आवाज में कॉन्फिडेंस और समर्पण की गहराई को महसूस किया। युवराज, जो अब तक उस पत्र के बारे में सोचता हुआ आगे चल रहा था, उसकी आंखों में पहली बार राहत की थोड़ी सी चमक आई। सिंधु, रोशनी और राशि तीनों के चेहरे पर गौर झलकने लगा। सब जानते थे कि राधिका जो कुछ कहती है उसे निभाने के लिए जान लगा देगी। प्रत्युषा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और एक इशारे से अपने अंगरक्षक को रास्ता दिखाने के लिए कहा। कुछ देर में वो सभी एक बड़े से बंगले के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। द्वार पर 2 बड़ी बड़ी
लकड़ी के दरवाजे थे पर जिन पर प्राचीन नक्काशी थी। दरवाजा खुला और सभी एक लंबे गलियारे से गुजरते हुए अंदर चले गए। दीवारों पर हाथ पर बने हुए भित्ति चित्र थे, कुछ वैदिक की विधियों को दर्शाते हुए और कुछ प्राकृतिक जड़ी बूटियों की उत्पत्ति को ऋषियों मुनियों के चित्र भी बने हुए थे। वो ऐसे एक कमरे में पहुंच गए थे जहां पर लिखा हुआ था, शीत गृह केवल अनुभवी वैद्यों के लिए। एक ऐसा कोल्ड स्टोर जहां पर किसी का भी इलाज किया जाता था। प्रत्युषा ने दरवाजा खोला और ठंडी हवा का झोंका बाहर आए सबके चेहरे से छू गया। कमरे के भीतर कांच की अलमारी थी जिसमें सलीके से सजी हुई जड़ी बूटियां रखी गई थी। कुछ सूखी थी और कुछ ताजी, कुछ दुर्लभ थी। राधिका के कदम ठिठक गए। उसकी आंखों में एक एक जड़ी बूटी को ऐसे निहार रही थी जैसे कोई माँ वर्षों बाद अपने बिछड़े हुए बच्चों से मिल रही थी। उसकी उंगलियां कांपती हुई एक शीशी की ओर बढ़ी। सैला गिलेना ब्रायोपाइट्रिस, वही औषधि जिसे उसने युवराज को ऊर्जा के लिए दिया था। और उसकी नजर काकोली, रिद्धि विधि और निर्विसिद्धि पर, और उसकी सांसें तेज हो गई। प्रत्युषा ने गौर से देखा और शांत स्वर में पूछा, क्या ये सब वैसा ही है जैसा आपको चाहिए था? राधिका ने सिर हिलाया और उसकी आंखों में चमक आ गई थी। वो पल एक जो हर एक वैद्य को होती है कि उसको सभी जड़ी बूटियां उसके पास हो। उसने कहा, राजकुमारी, हाँ, मुझे बस कुछ समय एकांत चाहिए। फिर आप देखिएगा, इन जड़ी बूटियों से सिर्फ आपका शरीर नहीं, आत्मा भी ठीक हो जाएगी। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, ये स्थान अब तुम्हारा है राधिका। इस कमरे में जो भी करना है पूरी स्वतंत्रता से करना। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो बस एक आदेश देना। इतना कहकर वो बाहर चली गई। राधिका अकेली रह गई और उस कमरे में ज्ञान, अनुभव और विश्वास के साथ वो जानती थी कि अब ये सिर्फ एक इलाज नहीं, उसकी परीक्षा भी थी। कमरे की दीवारों पर लगे दीपकों की रोशनी में राधिका ने अपनी कलाई की पट्टी खोली और जिसमें उसकी ऊर्जा बिंदु सक्रिय हो गया। उसने मंत्र बुदबुदाते हुए जड़ी बूटियां चुननी शुरू की। बाहर खड़े युवराज की धड़कनें भी तेज थी। शायद पत्र का रहस्य और राजकुमार की बीमारी दोनों ने कहीं न कहीं से जुड़े हुए थे। राधिका शांत और एकदम गहन मुद्रा में खो गई थी। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी, मानो वह हर पत्ते, हर जड़ के भीतर छिपे जीवन को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसके पास एक पुरानी हथेली से बंधी आयुर्वेदिक ग्रंथ की किताब भी खुल गई, जिसके पीले पन्ने अनुभव की गवाही दे रहे थे। उसने सबसे पहले ब्रह्म क्रांति नामक की एक जड़ी को उठाया और ये हिमालय की ऊंचाइयों से मंगवाई गई थी, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती थी। फिर उसने शंख, पुष्पी, वाचा, मंडूक, प्रणी और स्वरसिद्धि अर्क को मिलाकर एक विशेष अनुपात में कूटना शुरू कर लिया। उसके अनुभवी वैद्य की तरह हाथ चल रहे थे, जैसे उंगलियां स्वयं जड़ी बूटियों का संवाद कर रही थी। कमरे में धीमी धीमी खुशबू फैलने शुरू हो गई, एक अजीब सा शांत देने वाली सुगंध जो भीतर तक उतर रही थी। और राधिका ने उस मिश्रण को एक तांबे के पत्र में डाल दिया और आंखें मंद मंद आंच पर पकाना शुरू कर दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक आई थी। उसकी आंखों में एक ही संकल्प था, राजकुमारी के जीवन को बचा लेना। इधर हवेली के भव्य हॉल में रोशनी, राजकुमारी और युवराज और दोनों रोज सिंधु और राशि भी वहीं पर बैठे हुए थे। हॉल की सजावट बेहद शाही थी। सोने से जड़ा झूमर सामने चमक रहा था। राजकुमारी के निर्देश पर उनके लिए खास नाश्ते की व्यवस्था की गई थी। मूंग दाल का हल्का सा चीला, केसर, दूध, मेवे की खीर और साथ में गर्म तुलसी चाय। पर युवराज की नजर इन सब पर नहीं थी। उसका ध्यान बार बार उसी दिशा में जा रहा था। राधिका अभी भी कमरे में जड़ी बूटियां बना रही थी। वो मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, राधिका को शक्ति देना ताकि वो राजकुमारी को इस कठिन बीमारी से बचा ले। अगर वो ठीक हो जाती है तो शायद उनके पिता राजा जतेंद्र बजाज भी सामने आ जाएंगे और तब शायद रावत परिवार की सच्चाई का कोई भी सिरा हाथ लग जाए। रोशनी युवराज की तरफ ही देख रही थी कि वो कहीं खोया हुआ है, तो उसने युवराज से कहा, तुम बहुत तनाव में दिख रहे हो युवराज, क्या सब कुछ ठीक तो है ना? युवराज ने अपनी तरफ से एक हल्की मुस्कान के साथ देखा और वो मुस्कान भीतर ही डर और बेचैनी को छिपा नहीं रही थी। उसने कहा, राधिका बहुत कठिन प्रयास कर रही है, पर मैं जानता हूं कि यह आसान कार्य नहीं है। ब्रेन ट्यूमर जो भी इस स्तर का, अगर राधिका असफल हुई तो। उसके शब्द वहीं पर थम गए। सिंधु ने भी समर्थन में सिर हिलाया। आप चिंता मत कीजिए सीनियर, हम राधिका दीदी के साथ हैं। वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो एक ऐसी फाइटर है जो अपने दम लगाकर ही रहेगी, और वो एक बहुत ही अच्छी वैद्य भी है। इधर कमरे में राधिका ने अब औषधियों को ठंडा होने के लिए रख दिया था। चांदी के एक पात्र में उसे छानकर अलग किया और उसे अपनी हथेलियों में हल्का सा अर्क लिया और आंखें मूंद कर मंत्र उच्चारण करने लगी। उसकी आंखों में एक एक बूंद आंसू टपक पड़ के जैसे थकान के जैसा महसूस होने लगा था।
वहीं उधर एक नकाशीदार टेबल पर युवराज राजकुमारी के साथ नाश्ता कर रहा था। सामने सजाए गए पकवानों की खुशबू वातावरण में खुली हुई थी और गुनगुने चाय की भाप धीरे धीरे उसके चेहरे को छूती जा रही थी। मगर उसके मन में अब भी राधिका की बनाई औषधि और राजकुमारी की हालात को लेकर चिंता थी। पर तभी अचानक उसकी जेब में रखे मोबाइल की वाइब्रेशन ने उसे चौंका दिया। युवराज ने जल्दी से फोन निकाला और स्क्रीन पर नजर डाली। चंदन का फोन आ रहा था। युवराज की भौहें सिकुड़ गई। चंदन बहुत ही सीधे कम फोन करता था और जब करता था तो कोई गंभीर बात होती थी। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और कहा, हाँ चंदन, सब ठीक तो है? अचानक कॉल क्यों किया तुमने? युवराज ने एकदम से पूछा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई थी। फोन के दूसरी तरफ से चंदन की भारी मगर घबराई हुई आवाज आई। सर, सर आपको तुरंत मुंबई आना होगा। अगर आपने देरी कर दी तो बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। यहाँ सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। युवराज जैसे एक पल के लिए सुन पड़ गया और उसके हाथ से चाय का प्याला हिल गया और कुछ बूंदें सफेद टेबल क्लॉथ पर गिर गई। उसकी नजरें अब मोबाइल की स्क्रीन से हटकर शून्य पर टिक गई थी। क्या होगा अब आगे? क्या लगता है युवराज का बिजनेस खत्म हो जाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।